ओके, अभी दिख रहा है स्क्रीन? यस यस मैम। मैम। आई थिंक अब दिख रहा है। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजिंग, अभी प्लानिंग समझ में आया फर्स्ट पॉइंट? यस मैम। यस मैम। ठीक है, सेकंड पॉइंट अब आएगा ऑर्गेनाइजिंग, यानी मैम रिपीट कर दीजिएगा। ठीक है, मैं कर देती हूँ। प्लानिंग हमने कहा कि मैनेजमेंट का फंक्शन सबसे पहले प्लानिंग होता है, फंडामेंटल एंड द फर्स्ट फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट। ये आपको क्या करता है? प्लानिंग आपको आपके गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड कि आपको क्या करना है। ठीक है ना? आप जब डिसाइड कर लेते हैं कि व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी डन, देन आपको डिसाइड करना है कि ये काम आप कैसे करना है। ठीक है ना? कहाँ करना है, कौन करेगा, और ये किस तरीके से होगा। ये सारा जब हम क्वेश्चंस का आंसर देते हैं तो दिस बिकम द पार्ट ऑफ आवर प्लानिंग। यही क्वेश्चंस के आंसर हमको हमारा प्लानिंग बनाने में हेल्प करता है। और जब हम प्लान करते हैं तो उस तरीके से हमारा काम आगे बढ़ता जाता है। कहीं कोई लैगिंग अगर होता है, अगर हम कुछ पीछे जा रहे होते हैं या फिर उस हिसाब से नहीं चल रहा होता हमारा प्लान जिस हिसाब से हमको चलना चाहिए, तो हमको एटलीस्ट पता चलता है कि हम कितना पीछे या कितना आगे मूव कर रहे हैं, अपने डिजायर्ड प्लान से कितना आगे पीछे रह गए हैं। तो प्लानिंग का मेन फंक्शन है कि आप डिसाइड करिए कि आपको क्या करना है, कौन करेगा, कैसे करेंगे और कहाँ पे आपको ये काम करना है। जैसे घर बनाते तो घर बनाना शुरू नहीं कर देते ना। सबसे पहले घर बनाने के लिए हम नक्शा बनवाते हैं ना। यस मैम। तो वो क्या है? वो प्लानिंग है, वो आपके घर का प्लानिंग है कि आपका घर का लेआउट कैसा रहेगा, डिजाइन कैसा रहेगा। फिर जाकर के आप शुरू करते हैं, क्योंकि आप इसको बार बार तो नहीं बनाओगे, इसमें कुछ कॉस्ट एसोसिएटेड है, इसमें कुछ टाइम एसोसिएटेड है। इसीलिए हम पहले से सब कुछ सुनिश्चित करके तब हम एक्शन लेते हैं। दूसरा पॉइंट है इसमें ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या है? इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर टू द ऑर्गेनाइजेशन। यानी ऑर्गेनाइजिंग में क्या हम लोगों ने देखा था कि ये आपकी ऑर्गेनाइजिंग, मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ डिटेल में भी। तो ऑर्गेनाइजिंग में हमने क्या देखा था कि सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करिए कि क्या क्या काम आपको करना है। प्लानिंग में आपने डिसाइड किया कि आपका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, और ऑर्गेनाइजिंग में आप डिसाइड करें कि उस गोल को अचीव करने के लिए, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कौन कौन से एक्टिविटीज करने पड़ेंगे। जहां से आवाज आ रही है म्यूट करो खुद को, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी चाहिए। ठीक है ना? ऑर्गेनाइजिंग क्या बोलता है कि नाउ यू हैव टू थिंक कि आपने जब गोल सेट कर लिया है, तो उस गोल को अचीव करने के लिए कौन कौन से स्टेप करने पड़ेंगे, क्या क्या काम करना पड़ेगा। ये जो लिस्टिंग डाउन ऑफ एक्टिविटीज है, इसको आप पहले प्रिपेयर करिए। एंड देन आप देख लीजिए कि आपके कौन से एम्प्लॉय या कौन सा मेंबर कौन से काम को करने में सक्षम है। एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉम्पिटेंसी, देयर इंटरेस्ट एरिया, आप क्या करिए, उनको वो काम असाइन करिए। समझ में आया? देन दैट बिकम्स ऑर्गेनाइजिंग। इससे होगा क्या? तो जब आप काम असाइन करेंगे, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करेंगे, ड्यूटीज असाइन करेंगे, तो उनको क्या होता है, फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है कि कोई तो एक होगा जो सीनियर होगा, उसके बाद कोई नीचे, उसके बाद कोई नीचे। तो दैट क्रिएट्स हायरार्की विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जहां से ये इंश्योर होता है कि किसको किसकी बात माननी है, किसको किसका ऑर्डर फॉलो करना है, या फिर कौन किसको रिपोर्ट कर सकता है और कौन उनके लिए रिपोर्टिंग करने के लिए जिम्मेदार है, यानी कहाँ से वो रिपोर्टिंग ले सकते हैं। देन ओवरऑल एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कि हायरार्की है, और इस ऑर्डर में काम होता है। ठीक है, समझ में आया ये ऑर्गेनाइजिंग? यस मैम। नेक्स्ट है स्टाफिंग। स्टाफिंग मतलब क्या होता है? अभी स्टाफिंग में बहुत सारे फंक्शन करने होते हैं स्टाफिंग को इंश्योर करने के लिए। मैं आपको पहले थोड़ा सा बता दूं कि स्टाफिंग में रिक्वायरमेंट क्या होगी। यानी कि अगर मैंने कोई काम किया, सपोज करूं कि कोई मैंने ऑब्जेक्टिव्स तय किया है, गोल सेट किया है, उसमें मुझे कितने लोगों की मदद पड़ेगी। समझ में आए? 10 लोगों की, 20 लोगों की, 25 लोगों की, 50 लोगों की। मुझे ये नंबर डिसाइड करना पड़ेगा कि इस काम को करने के लिए मुझे कितने लोग चाहिए होंगे। और ये कैसे डिसाइड करिएगा? तो ऑन द बेसिस ऑफ योर प्लान, कि आपका प्लान कितना बड़ा है, कितना डिटेल्ड है, और उस पर आवर कितने काम हो सकते हैं। और अगर पर आवर इतना यूनिट प्रोड्यूस हो सकता है, तो आपको मान लो आपको 500 यूनिट प्रोड्यूस करना है, राइट? और आप पर आवर, एक आदमी पर आवर 5 यूनिट प्रोड्यूस कर सकता है। तो अब आप इस हिसाब से कैलकुलेट करके कर सकते हैं ना कि 500, मेरे पास 10 दिन का समय है, 10 दिन के समय में 500 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए अगर एक आदमी
एक दिन में सिर्फ 5 यूनिट प्रोड्यूस कर सकता है, तो कितने आदमी हम हायर करेंगे कि 500 यूनिट प्रोड्यूस हो जाएगा। समझ में आया? तो ये यस मैम। स्टाफिंग होता है जो आपको बताता है कि आपको कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय चाहिए आपके गोल को अचीव करने के लिए, आपके लिस्टेड एक्टिविटीज को करने के लिए। और साथ ही यह ये भी बताता है कि नॉट जस्ट कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय चाहिए, वो एम्प्लॉयज की इंटरेस्ट एरिया क्या होना चाहिए। जैसे कि आपको मार्केटिंग के लिए बंदे चाहिए, तो मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन वाले बंदे आप लेंगे, उनको आप हायर करेंगे। आपको फिनेंस के लिए चाहिए, सिर्फ किसी भी 10 आदमी को हायर करने से काम नहीं होगा। यू चूज देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिफिकेशंस, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपीरियंस, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरेस्ट एरिया, है ना। आप उनके इंटरेस्ट एरिया पे, उनके क्वालिफिकेशन के बेसिस पे, उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे, उनके कॉम्पिटेंसी के बेसिस पे आप उनको काम असाइन करेंगे। दैट्स व्हाट मैम स्टाफिंग इज। हाँ बोलिए। मैम मैम इसमें एम्प्लॉयज का एबिलिटी भी चेक किया जाता है ना स्टाफिंग में, बिल्कुल तब ना? एबिलिटी चेक करेंगे, वही तो हम बोल रहे हैं, क्वालिफिकेशंस, स्किल्स, एबिलिटी, एक्सपीरियंसेस, कॉम्पिटेंसी, यही सब हुआ ना। ये सब हम चेक करेंगे, तो हम बोल सकते हैं कि प्लेसिंग प्लेसमेंट ऑफ राइट काइंड ऑफ पीपल फॉर द राइट काइंड ऑफ जॉब एट द राइट टाइम, है ना। सही समय पर सही रिक्वायरमेंट के लोगों को, सही तरह के लोगों को, सही तरह यानी सारे लोग सही हैं, कोई गलत नहीं है, लेकिन देन जो फिनेंस के लिए चाहिए, तो फिनेंस वाला जिसका बैकग्राउंड है या जिसका क्वालिफिकेशन है, उसको हम फिनेंस के लिए लेंगे, तो वो वहां के लिए सही होगा। ठीक है ना। सो रिक्रूटमेंट इज सिलेक्शन ऑफ राइट काइंड ऑफ पीपल फॉर द राइट काइंड ऑफ जॉब एट द राइट टाइम। सही समय पर आप सही काम के लिए सही आदमी को जब सेलेक्ट कर लेते हैं, तो वो रिक्रूटमेंट कहलाता है। और इसी से हम आप जब आपके पास एक पूल ऑफ एप्लीकेंट्स हो जाते हैं, तो आप इनमें से अपने हिसाब से, जब आपके पास एक नंबर ऑफ एप्लीकेशन जमा हो जाता है, जो रिक्रूटमेंट में हम जमा करते हैं, तो सिलेक्शन में हम उसमें से छांट छांट के जो हमारे मकसद को सबसे अच्छे तरीके से फुलफिल करें, हम उनको फाइनली शॉर्टलिस्ट करते हैं और सेलेक्ट करते हैं। ठीक है। स्टाफिंग यही कहा था। तो स्टाफिंग मतलब क्या हुआ? स्टाफिंग मतलब सिंपल कि हाउ यू पुट द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस। और इसके लिए आपको कॉम्पिटेंट लोगों का एक आपके पास अगर आप सही तरीके से स्टाफिंग प्रोसेस को पूरा करेंगे, सही तरीके से आपका मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का प्रोसेस पूरा होगा, तो क्या होगा कि आपके पास एक कॉम्पिटेंट लोगों की पूल होगी, जो जिसको जो काम असाइन किया जाएगा उस काम करने में वो सक्षम होगा। ठीक है। तो स्टाफिंग बहुत केयरफुली होना चाहिए, क्योंकि अगर गलत स्टाफिंग कर दिया, गलत लोगों को गलत काम करने के लिए कर दिया, तो काम क्या होगा, होने के बदले और ज्यादा लंगड़ लग जाएगा। ठीक है ना, और ज्यादा वो मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अगर बॉलर को बैटिंग का काम दे दिया जाए और बैटिंग को बॉलिंग करने का काम दे दिया जाए बैट्समैन को, तो कैसा होगा टीम का स्ट्रक्चर, टीम का आउटकम? टीम कभी नहीं हार। डिक्रीज हाँ, टीम कभी नहीं हारेगी। जैसा कभी डिक्रीज कर सोचा जाएगा। भी नहीं होगा। हार जाएगी मैम, हार टीम जाएगी कभी नहीं जीतेगी। ठीक है ना, टीम कभी नहीं जीतेगी। क्यों नहीं जीतेगी? क्योंकि जो कॉम्पिटेंट है, अनिमेश आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? यस मैम। बोलिए। मैम ये जो 2 पॉइंट अभी बताएं कि बेसिस ऑफ इंटरेस्ट एरिया और पुटिंग राइट पर्सन एट राइट प्लेस एट राइट टाइम, मैम इसमें ये भी हम मतलब बोला जा सकता है कि स्टाफिंग डिपेंड्स अपॉन प्लानिंग। बिल्कुल, प्लानिंग इसीलिए फर्स्ट फंक्शन है ना। आप क्या काम कर रहे हैं? देखो, अगर आप फिनेंशियल इंस्टीट्यूट का बिजनेस कर रहे हैं, फिनेंशियल मान लो आपको लेन देन का बिजनेस आपने स्टार्ट किया है, बैंकिंग का बिजनेस स्टार्ट किया है, तो आपके पास जो रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट आपको दूसरे तरह के लोगों की होगी, मार्केटिंग की होगी, ऑपरेशंस को जो हैंडल कर सके उन लोगों की होगी, या फिर फिनेंशियल टर्म्स को जो समझ सके उन लोगों की होगी। अगर आपका जो फोकस है, अगर आप कुछ और करना चाहते हैं, जैसे कि आपने, चलो करते हैं स्पा, अगर आप स्पा का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको कुछ स्किलफुल लोग चाहिए होंगे जो इसके लिए स्किल्ड रहेंगे, स्पा के क्या क्या है, कैसे कैसे किया जा सकता है, उस सब चीजों का उनके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो इंटरेस्ट एरिया हम बोलते हैं इसलिए क्योंकि जिसका जिसमें इंटरेस्ट रहेगा उस काम को करने में उसको मजा आएगा, वो वहां से जॉब सेटिस्फैक्शन को डिराइव कर सकता है। अब मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल भी जोड़ घटाओ गुना भाग में नहीं है, और अगर मैं बैंकिंग में मेरा सिलेक्शन हो जाता है, तो क्या होगा कि मैं वहां पे बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाऊंगी। मेरा इंटरेस्ट जिस चीज में है, अगर मुझे उस तरीके का जॉब मिलता है, तो वहां मैं एक्सेल करूंगी। समझ में आया?
यस मैम। हाँ, तुम्हारा क्या पूरा क्वेश्चन था, फिर से एक बार रिपीट करना। कि मैम ये जो दोनों पॉइंट्स अभी हुआ, तो इसमें मैम एक ये भी हो सकता है कि स्टाफिंग जो है प्लानिंग पे डिपेंड करता है। बिल्कुल, ये स्टाफिंग प्लानिंग पे ही डिपेंड करे, जिस तरीके का आपका बिजनेस है उस तरीके की आपकी रिक्वायरमेंट होगी लोगों की, और उस तरीके के लोगों को आप हायर करिएगा, बिल्कुल हायर करिएगा आप उसी तरह के लोगों को। समझ में आया? तो प्लानिंग इज यस द मैम। फर्स्ट फंक्शन, देन यू गो फॉर ऑर्गेनाइजिंग कि क्या क्या काम है हमारे पास, और जब आप लिस्टिंग कर लेंगे क्या क्या काम है, तो आप देखेंगे ना कि इस काम को करने के लिए फलाना आदमी ठीक है, इस काम को करने के लिए उसको रखना पड़ेगा। देन ऐसे ऐसे करके आप, अभी मैं छोटे से एग्जांपल के तौर में ले रही हूँ, नहीं तो आप क्या करेंगे, आप सीधा एडवर्टीजमेंट देंगे, वैकेंसी का एडवर्टीजमेंट जाएगा, लोग अप्लाई करेंगे, फिर आप वहां से शॉर्टलिस्ट करके अपने जैसा आपको चाहिए एक स्टाफ, जैसा आपको चाहिए काम करने वाले लोगों का पूल, वैसा आप क्रिएट करेंगे। ठीक है? यस प्लानिंग मैम। बेसिक बिल्कुल जरूरी है, प्लानिंग पहले ही होगा। ठीक है ना? इवन रिक्रूटमेंट करने से पहले भी प्लानिंग होता है, जिसको हम बोलते हैं मैन पावर प्लानिंग। एक तो प्लानिंग हो गया जो आपके ओवरऑल बिजनेस का प्लानिंग हो गया, और उसके बाद अलग से, जैसे हम कहते हैं ना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए प्रोडक्शन प्लानिंग होता है, ठीक है ना, यानी प्रोडक्शन के टाइमिंग को, लेआउट को, कौन से प्रोडक्ट बनाने, इस सब का डिसीजन होता है। उसी तरह फाइनेंशियल प्लानिंग, जो साल भर का हमारा बजट हमारी फाइनेंस मिनिस्टर आपको प्रेजेंट करते हो, क्या होता है, फाइनेंशियल प्लानिंग होती है ना, कि इस साल इतना इतना पैसा इस काम में खर्चा किया जाएगा, उसी से ये काम चलेगा, उसी से काम होगा, ना तो ज्यादा ना तो कम, हमने ये प्लानिंग कर ली, तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग हो। तो उसी तरह एचआर डिपार्टमेंट में स्टाफिंग के लिए मैन पावर प्लानिंग किया जाता है, कि द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग दिस पर्टिकुलर ड्यूटी एंड अचीविंग द गोल्स। आप पहले वो एस्टिमेट करेंगे, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स जिससे ये एस्टिमेशन तैयार किया जाता है कि कितने लोगों की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे सिंपल है कि अब आपके एग्जिस्टिंग कितने एम्प्लॉयज हैं वो आप ध्यान में रखिए, आपको फ्यूचर नीड्स कितना है, फ्यूचर नीड्स में से एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को माइनस कर लीजिए, और प्लस ये भी माइनस कर लीजिए कि इसमें से कितने लोग रिटायर होने वाले हैं, कुछ लोग तो छोड़ के चले जाएंगे, हो सकता है कि छोड़ के चले जाए, कुछ लोग एब्सेंट रहेंगे। तो जब हम इन सारे फैक्टर्स को भी ध्यान में रख करके फ्यूचर रिक्वायरमेंट माइनस एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय करते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि हमें फ्यूचर में कितने और लोगों को हायर करना पड़ेगा। ठीक है? तो ये सारा स्टाफिंग का प्रोसेस है। नाउ अब आते हैं डायरेक्टिंग पे। डायरेक्टिंग आप सबको पता है, डायरेक्टिंग मतलब क्या हुआ, डायरेक्शन देना, ठीक है ना, निर्देश देना। अब मैनेजर का सब, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज है, क्योंकि हमेशा वो काम बहुत इजी होता है, ये काम मेरे लिए बहुत आसान है कि मैं तुम लोगों को ये चैप्टर पढ़ा दूं, ठीक है ना, लेकिन मेरे लिए यही काम बहुत टीडियस हो जाएगा जब मैं ये उम्मीद करूं कि आप में से कोई इस ड्यूटी को होल्ड करो, और आप में से कोई मेरे बदले में ये सारा टॉपिक डील करो, है ना? कौन सा आसान है यार? पढ़ाना आपको मैम। काम दिया गया, आप खुद कर लीजिए, ठीक है, वो बहुत आसान है। हाँ, और किसी और से करवाना बहुत मुश्किल है, तैयार करना पड़ेगा, पूछना होगा आर यू रेडी, अब आप कर सकते हैं क्या, फिर भी उसके आउटपुट से हम हम क्या कहते हैं उसको, सेटिस्फाइड होंगे या नहीं होंगे, ये भी नहीं पता चलेगा हम लोगों को हम सेटिस्फाइड हैं या नहीं है उस आउटपुट से। तो इसीलिए जो खुद से काम करना होता है वो हमेशा आसान होता है, लेकिन मैनेजर के पास के बस की बात नहीं है कि एक ब्रांच में या एक ऑफिस में जितने काम होते हैं वो सबसे कर ले। तो मैनेजर के लिए सबसे जो चैलेंजिंग चीज होता है, चैलेंजिंग वर्क होता है, वो होता है टू आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द हेल्प ऑफ अदर्स। यही है ना मैनेजमेंट का डिफिनेशन, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, यानी दूसरों के हेल्प से आप कैसे ये काम को खत्म करते हैं, ये इंश्योर जो मैनेजर अच्छे से कर सकता है वही अच्छा मैनेजर होगा। तो इसीलिए वही मैनेजर अच्छा मैनेजर बोला जाता है जिसका टीम अच्छा परफॉर्म करता है, ना कि वो जो खुद अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हाँ, टीम को अच्छा परफॉर्म करवाने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए आपको भी परफॉर्म करना पड़ता है। अगर आपको देखेंगे वो बैठा हुआ है, सोया हुआ है, कुछ नहीं करता है और सिर्फ हम लोगों को बोल रहा है, तो वो भी डिमोटिवेटेड हो जाएंगे, राइट? तो मैनेजर का काम होता है अपने लोगों को मोटिवेटेड करके रखना, उनको कम्युनिकेट करना कि आप लोगों को क्या क्या करना, उनको असिस्ट करना, ठीक है ना, उनको सुपरवाइज करना, उनको हेल्प करना, एंड देन अचीविंग द ओवरऑल गोल विद द हेल्प ऑफ देयर टीम मेंबर्स, राइट? यही डायरेक्शन होता है। तो डायरेक्शन का जो बेसिक एलिमेंट्स है वो है कम्युनिकेशन, सुपरविजन, मोटिवेशन एंड लीडरशिप। वेरी गुड, लीडरशिप।
ये चारों चीज होता है उसका बेसिस। लीडरशिप क्यों चाहिए? अच्छा, ताकि लीडर्स अपने काम से अपने लोगों को मोटिवेट कर सके, ठीक है ना, उनको प्रिपेयर कर सके कि आप काम करिए। तो आप वो कब करेंगे? व्हेन यू सेट द एग्जांपल, ठीक है ना, जब आप एग्जांपल सेट करिएगा, आप अपना काम परफॉर्म करेगा, आप उनको टाइमली असिस्ट करिएगा, तो वो क्या होंगे? वो मोटिवेटेड होंगे। इसीलिए डायरेक्शन का काम बहुत टीडियस है, क्योंकि करना बहुत सारा काम है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ करवा के लेना है, राइट। आपको इतने लोगों को मैनेज करके चलना है, इनको मोटिवेट करके रखना है। तुम्हारे छोटे मोटे जो कॉलेज के इवेंट्स होते हैं, अर्पिता और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं, शाहदीन, जो ये ऑलरेडी शाहदीन नाम है ना उसका, रोल Yes, नंबर ma'am. 9, ठीक है ना। तो आप लोगों ने काम किया है, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम कि कितना मुश्किल होता है। जो काम आप खुद कर लेते हो उसमें तो ठीक है यार, थोड़ा जान ज्यादा लगा दिया, थोड़ी ज्यादा एनर्जी लगा दिया, थोड़ा ज्यादा परेशानी झेल ली, लेकिन काम कर लिया। लेकिन जो काम आपको दूसरे को करने के लिए देना होता है, उसको कितना मुश्किल से उसको देखना पड़ता है कि हुआ कि नहीं हुआ, क्या दिक्कत हुई, कितना कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। ये तो बहुत छोटा मोटा काम होता है, जो आपके लिए उस समय बहुत बड़ा आपको फील होता होगा। यही काम ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर को करना होता है, ठीक है ना। अपने बहुत बड़े टीम को ऑर्गेनाइज रखना पड़ता है, मोटिवेटेड करना पड़ता है, उनको डायरेक्शंस देना पड़ता है। डायरेक्शंस मतलब उनको इंस्ट्रक्शंस देना पड़ता है, उनको कम्युनिकेट करना पड़ता है, और देन उनसे फीडबैक लेकर के उस काम का फाइनल देखना पड़ता है कि वो ठीक से हुआ या नहीं हुआ। समझ में आया? तो डायरेक्शन फोर्थ फंक्शन है मैनेजमेंट का। और अब है फाइनली कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग यानी वेटिंग में है क्या कोई? यस मैम। ठीक, नहीं यहाँ तो कोई वेटिंग में नहीं दिख रहा मुझे। मैम हम थे। अच्छा ठीक है, अभी वेटिंग में कोई होगा नहीं, मैंने ऐसे वेटिंग वो भी डीएक्टिवेट कर दिया है। ओके, नाउ हम लोग आते हैं जो लास्ट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है उस पर। वो क्या है? वो है कंट्रोलिंग। अभी कंट्रोलिंग में क्या करना है कि हमने कहा था प्लानिंग, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग डायरेक्टिंग हो अलग गया अलग मैम। नहीं है। हाँ, डायरेक्टिंग अभी मैंने बताया ना कि डायरेक्शंस देना होता है, लोगों से काम मैं करवाना होता डिस्कनेक्ट हो गया था इसलिए। है। ओके ठीक है, मैं एक बार फिर से बोल देती हूँ, सुनो। डायरेक्टिंग नॉर्मली क्या होता है कि आपका जो गोल है, उस गोल को अचीव करने के लिए कैसे आप अपने टीम मेंबर्स को ऑर्डर्स दोगे, इंस्ट्रक्शंस दोगे, उनसे कैसे टाइमली कम्युनिकेट करोगे, उनकी क्या डिफिकल्टीज है उनसे पूछोगे, और उस डिफिकल्टीज को दूर करने की कोशिश करोगे ताकि वो काम हो सके। तो डायरेक्टिंग में इंस्ट्रक्शंस देना आ गया, मोटिवेट करना आ इंस्ट्रक्शंस देते रहिएगा, ऑर्डर देते रहिएगा, तो जो आपके टीम मेंबर्स है वो आपका उतना रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आपको उस तरीके से फॉलो नहीं करेंगे, राइट। लेकिन यस अगर मैम। आप खुद भी काम करेगा, खुद भी एग्जाम्पल सेट करेगा, लोगों को बोलेगा देख तुम्हारा मैनेजर ये अचीव किया, वो अचीव किया, तो आपको लगेगा कि हाँ, इसके टीम का एक मेंबर रह के, इसके टीम में काम करके मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ अच्छा कर सकता हूँ। समझ में आया? तो ये हो गया डायरेक्शंस। अब आते हैं कंट्रोलिंग यस पे। मैम। कंट्रोलिंग यानी कि हाउ यू विल इंश्योर कि जो आपने प्लान किया था, जो आपका प्लानिंग था, जो आपका फाइनल गोल था, आप उस गोल को कितना अचीव कर रहे हैं। मैंने आपको कई बार बताया है कि कंट्रोलिंग के लिए, कंट्रोलिंग में बी द लास्ट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, कंट्रोलिंग मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शंस जरूर है, लेकिन ये पैरेलल चलता है किसके? प्लानिंग के। जब जिस समय आपने प्लानिंग की, उसी समय आपको एक ढांचा मिल जाता है, एक स्ट्रक्चर मिल जाता है, और आप देख पाते हैं कि क्या जो आप कर रहे हैं वो आपके ठीक प्लानिंग के पैरेलल चल रहा है कि नहीं। एग्जाम्पल के लिए तुम ये समझ लो कि अगर तुमने इस बार प्लान किया है, मान लो कि हम क्या एग्जांपल ले, क्रिकेट का ही एग्जांपल लेते हैं कि टीम ने प्लान किया है कि इस बार चाहे जैसे भी हो, रन का स्कोर जो है वो 250 को क्रॉस कर देना, 270 के ओवर अबव रखना है। अब ठीक है, 270 के अबव रखना है, ये हमारा प्लान था, राइट। अब हमने खेलना शुरू किया और फर्स्ट विकेट जो है वो 10 रन पे आउट हो गया। अब थोड़ा अलार्म, थोड़ा चेत जाएंगे ना, है यस ना। मैम। दूसरे को बोलेंगे कि थोड़ा टिक के खेलना, ठीक है, कुछ देर चौका छक्का मत लगाना, लेकिन थोड़ा टिक कर खेलना, राइट। क्योंकि हमारे बाकी के प्लेयर्स पे प्रेशर ना क्रिएट हो जाए, प्रेशर में हम
हड़बड़ी में हम खराब परफॉर्म कर देते हैं। तो अपने आप को खो क्या देंगे। होता है, और कभी भी कोई भी एक बैट्समैन जाता है और सिचुएशन को संभाल लेता है। संभालने मतलब क्या, हाँ आपने जो प्लान किया था शुरू में क्या लगा, डगमगा गया, ठीक है ना, शुरू में जल्दी से विकेट गिर गया और आपको लगा कि अब आप प्लान से दूर हो रहे हो, लेकिन बीच में किसी ने आपको सपोर्ट कर दिया, बीच में कोई वीरेंद्र सहवाग आ गया जो शुरू में खूब छक्का चौका लगा करके जो कंपनसेट करना था, जो आउट हुआ है उसको कंपनसेट किया, अपना भी परफॉर्मेंस किया, उसके बदले में भी परफॉर्म करके चला गया। अब आपको जब समझ में आ गया कि हाँ अब हम ये कर सकते हैं, लास्ट में हम रिस्क ले सकते हैं, धुआंधार बैटिंग कर सकते हैं, राइट। तो ये क्या होता है, अगर नहीं कर पाएंगे तो आपको पता चलता रहेगा कि हम लक्ष्य से या 270 से कितना दूर रह गए और कितना दूर होते जा रहे हैं। तो आप क्या सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं, आप पहले से पता चलेगा कि आप पैरेलली चल रहे हैं या पीछे हट रहे हैं या एकदम आगे बढ़े जा रहे हैं रफ्तार में, है ना। तो कंट्रोलिंग उसी को कहते हैं कि जो आपका डिजायर्ड गोल था, उस डिजायर्ड गोल से हर मोमेंट आप कंपेयर करते रहिए कि आज 10 दिन हुए हैं और 10 दिन में मुझे इतना चैप्टर पढ़ लेना था, क्या 10 दिन में मैंने 10 चैप्टर पढ़ लिया या 9 ही हुआ, 9 हुआ तो आपको पता चल जाएगा कि अभी डेविएशन कितने का है, एक ही चैप्टर का है। अगर 8 हुआ तो 2 चैप्टर का डेविएशन है, अगर 5 ही हुआ तो अरे यार मैंने बहुत ज्यादा लगता है मस्ती कर ली, पढ़ाई बिल्कुल नहीं किया, अब अगला एक हफ्ता है ना उसमें मैं 3 ज्यादा चैप्टर कवर करूंगा। तो आपको क्या करता है, प्लानिंग आपको फोकस्ड रखता है कि आपने जो डिसाइड किया था उसी तरीके से आप आगे बढ़िए। नहीं तो डेविएशन आ गया तो कितना डेविएशन आ गया ये आपको बताता है। अगर आप डेविएशन देख के भी चेत जाते हैं तो क्या करते हैं, आप उस डेविएशन को ठीक करने की कोशिश करते हैं, कम से कम डेविएशन हो, ठीक है एक ही चैप्टर से पीछे हैं, 4 चैप्टर से पीछे नहीं रह गए अब, ठीक है ना, तो कम से कम डेविएशन इंश्योर करते हैं। और कम से कम डेविएशन जब होता है तो क्या होता है, कंट्रोल हो जाता है, अगेन आपके हाथ में आ जाती है बात, आप फिर से उसको करते हैं। और बहुत ज्यादा डेविएशन हो गया, आपने जो सोचा था और जो एक्चुअल रिजल्ट आया है उसमें दोनों में कोई तालमेल ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, आपका पूरा का पूरा प्लानिंग फेल हो जाएगा। इसीलिए कंट्रोलिंग पैरेलली चलता है, आपके एक्शंस को, आपके जो काम कर रहे हैं उसको इंश्योर करता है कि ये उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है या नहीं जिसमें इसको बढ़ना चाहिए। समझ में आया। कंट्रोलिंग इज द मिनिमाइजेशन ऑफ गैप बिटवीन द डिजायर्ड गोल एंड एक्चुअल गोल, राइट। यस मैम। हेलो हाँ बोलो। मैम, एक क्वेश्चन हो सकता है कि पांचों फंक्शन में कोई ऐसा फंक्शन हो जो सब में इंक्लूड हो? हाँ है ना, पांचों फंक्शंस में प्लानिंग। जो प्लानिंग है और जो कंट्रोलिंग है वो सब में इंक्लूड है। प्लानिंग के बेसिस पे आपके सारे फंक्शंस है, प्लानिंग के बेसिस पे आपका ऑर्गेनाइजिंग है, आपका स्टाफिंग है, आपका डायरेक्टिंग है, एंड कंट्रोलिंग है। और कंट्रोल आपको हर जगह करना है, ठीक है ना, जब यस आप मैम। स्टाफिंग कर रहे हो तो भी कंट्रोलिंग एक्सरसाइज करना है, जब आप डायरेक्शन दे रहे हो तो भी आपको कंट्रोलिंग एक्सरसाइज करना है, क्योंकि आपको देखना है कि Yes. कितना यूनिट प्रोड्यूस करना था। कंट्रोलिंग कोई ऐसा नहीं है कि आपका काम हो जाएगा उसके बाद आप कंट्रोल करिएगा, ये सारे फंक्शन के साथ साथ कंट्रोलिंग चलता रहेगा, ठीक है। तो बेसिक फंक्शन हो गया प्लानिंग ना? मैं एक बताती हूँ तुम्हें, एक एग्जांपल देती हूँ। अगर तुम्हें सब्जी बनाना है, ठीक है ना, तो तुम बीच बीच में देखते हो, बीच बीच में चलाते रहते हो, या फिर छोड़ यस मैम। देते हो, जब सब्जी बन जाएगा तब देखेंगे हम कि बना कि नहीं बना, चलाते क्या रहते हैं मैम करते बीच हो, में। चलाते रहते हैं मैम बीच में। बीच बीच में बीच आप बीच में। उसको चलाते रहते हैं। तो एक मिनट, ठीक है, बीच बीच में हम चलाते रहते हैं, दैट मीन्स क्या, बीच बीच में हम कंट्रोलिंग अप्लाई कर रहे हैं कि वो जल ना जाए, नीचे से लग जी ना मैम। जाए, ठीक है ना, नहीं तो हमारी सब्जी यस बेकार हो मैम। जाएगी। हम कंट्रोल कर रहे हैं ताकि वो खराब ना हो जाए। तो ये जो कंट्रोलिंग है वो हर एक स्टेप पे इम्प्लीमेंट होगा। ऑल आर द यस मैम। बेसिक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, लेकिन कंट्रोलिंग को आप लास्ट में इम्प्लीमेंट करेंगे, ऐसा नहीं जब चीजें खराब हो गई तब आप उसको ठीक कर रहे हो, वो भी होता है, लेकिन इसमें आप बहुत ज्यादा ठीक नहीं कर सकते, आपका टाइम, आपका रिसोर्सेज सब बहुत कुछ बर्बाद हो जाता है। तो अब जैसे पूरा बर्बाद हो गया तो आप थोड़ा बहुत बचा लेते हो, 5% 10%, ये इससे काम नहीं चलेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, टाइमली देखना पड़ेगा कि हम ऑलरेडी टाइमली कैसे उसको कंट्रोल करें कि हमारा कुछ भी बर्बाद नहीं हो, क्योंकि मैनेजमेंट में तो एक्चुअली इसी को कंट्रोल करना है ना, optimum यस मैम। utilization of resources, ensuring that you will achieve the goal in whatever resources you are, उसी को यूटिलाइज करते हुए आप अपने गोल की तरफ बढ़ते जाइए। ठीक है, अब हम लोग अटेंडेंस ले लेते हैं पहले। 1 2
Yes, ma'am. एक सेकंड। Three, 4, 5, 6, Present, ma'am. 6, 7, 8, 9, Yes, ma'am. 10, 11, 12, ठीक है, 12, 13, Present, ma'am. 13 present, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ma'am. Ma'am, 18. आप लोग अपने टर्न में प्लीज Ma'am, बोलिए। 18 हो 18 चुका। Ma'am, ठीक है, 20. 20, 21, Present, ma'am. 21, 22, Present, ma'am. 23, 24, प्रेजेंट मैम। 25, Present, ma'am. 26, 27, 28, 29, 29, 30, Present, ma'am. 31, Yes, ma'am. 32, 33, Present, ma'am. 33, 34, Ma'am, 33 35, present. हो गया, 35, 36, 37, 38, Present, ma'am. 38. 39, Rinku, 39, 40, 41, Yes, ma'am. हो गया, 41, 42, 43, Yes, ma'am. 44, okay, 43, 44, 44, 45, 46, 47, Prem Kunj, absent, Yes, ma'am. 47. 48, 49, Yes, ma'am. Present, ma'am. 48. ठीक, दोनों का बना दिया, 50, Yes, ma'am. 51, Yes, हो गया, ma'am. 51 भी हो गया, 52, Yes, ma'am. Ma'am, 50 हुआ. सारा हो गया, 53, ma'am. Ma'am, 52. हो गया मुस्कान, 53, Yes, 54, Yes, ma'am. okay, Ma'am, 54. 55, 55, 56, Present, ma'am. 57, Present, ma'am. one 57. present, 56, okay, 56 ma'am. and 57 present, 58, 59, Yes, ma'am. 60, 61 हो चुका नैन्सी, 62, Present, ma'am. 63, Present, ma'am. okay, 62, 63 done, 64 done, Present, ma'am. 65, 66, 60, ma'am. 6 ठीक है, 60 हो गया, 65, 66, 67, Present, ma'am. 67. 68, 68, 68, 69, 70, 71, 72, 73, ma'am. Present, ma'am. 73. Okay, 72 and 73 present na, Yes, ma'am. 74, Yes, ma'am. 73. 75, 75, 76, 77, 78, 79, Yes, ma'am. 80, 79 Raju present, 80, 80, 81, 80, 82, 83, Present, ma'am. 84. 83. Oh, done. We are done with the attendance.
हम नो लोग मैम, इसके आगे 26 का 26 मैम। मैम नाम 44 बताओ। सतीश। 83। हो चुका 26। अपना नाम बताइए आप। सतीश राम सर। हो चुका सतीश तुम्हारा। और कोई है? मैम 83। 43, 44 आंचल। यस मैम। हाँ, आपने क्या बताया? 83। देखो, जब तुम्हारा टर्न आता ना तब बोला करो, क्योंकि एक साथ दो लोग बोलते हो चुका है शुभम तुम्हारा। ठीक है, वी आर डन विथ टुडेज क्लास। अब मेरा 10 बजे से दूसरा क्लास है, तो आई हैव टू स्टार्ट दैट। ठीक है, आगे इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्लास में मुझे अभी अर्पिता ने दे दिया है ग्रुप, तो मैं आप लोगों को बता दूंगी आप लोग का प्रेजेंटेशन का टॉपिक भी। ओके मैम। ठीक, थैंक यू। Thank Thank you. you.